राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सबसे बड़ा मूर्ख कौन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों के चारों नकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ थे। एक दिन वे चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है। आपस में वह तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास चलकर ही यह तय किया जाए। वही हमारा फैसला करेंगे कि ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब चारों चलकर गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें करते थे, उनके पास जाकर कहा कि हम यह पूछना चाहते हैं कि हम चारों में सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे, उनमें से एक ने कहा, हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि तुम में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी घटना या किस्सा कहानी हो, तो बताओ, उससे हम तय करेंगे कि तुम चारों में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है। अब चारों ने अपनी अपनी किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था, क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि सिर्फ हाँ या ना, बस यह 2 शब्द ही कहना। मैं ससुराल पहुँच गया। ससुर जी आंगन में बैठे ही थे। मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे और कहा, आइए जवाई राजा, सब ठीक तो है। मैंने कहा ना, तो वह चौंक गए। बोला, कोई परेशानी है क्या? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? मैंने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जवाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई तंगी है रुपए पैसों की? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपके पास रुपए पैसों की तंगी है तो सुबह आपका वह इंतजाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा, तो मुझसे कहा कि लीजिए जमाई राजा, खाना खाइए। मैंने कह दिया ना। तब ससुर जी ने सास से कहा कि इन्हें रुपए पैसों की परेशानी है, इन्हें खाना खाने का मन ना हो सकता है, एक बार और पूछकर देख लो। तब मेरी सास ने फिर से मुझसे पूछा कि खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है? मैंने कहा ना। फिर वह मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसा करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर लगा दिए गए। जमाई जी भी सो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा, मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट में दौड़ते हुए चूहे तो मुझे परेशान करते ही रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे कदमों से वो अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, तो वहाँ एक हांडी में लड्डू रखे हुए थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा, ढक्कन हाथ से गिरकर छूट गया, नीचे गिर गया और वो टूट गया। उसकी आवाज़ हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और जमाई राजा लड्डू को मुंह में रखकर भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और चादर तान कर ओढ़कर सो गया। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है। जमाई जी अचानक से यूं भाग कर गए और उसने अपने पति और बेटों को जगाया कि जाओ जरा जमाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई। इतनी रात को वो ऐसे भाग रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उनके कमरे में आए, तो वो चादर तान कर सो रहा था। उन्होंने चादर हटाई
और उसे उठाया तो देखा कि उसका मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके सालों ने कहा कि माँ, यह क्या परेशानी बताएंगे? इनकी परेशानी तो साफ नजर आ रही है। इन्हें अचानक यह क्या हो गया? जब यह आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में जवाई को जल्दी जल्दी वैद्य जी के पास लेकर चले गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है। शाम तक तो यह बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा और फिर अपने हाथ से उसके एक तरफ सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू घिसक कर दूसरी तरफ चला गया। वैद्य जी भी चकरा गए कि यह कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सबने सोचा कि यह क्या हो रहा है। वैद्य जी ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते देख सब जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वैद्य जी को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जमाई जी यह क्या है? आपके मुंह में लड्डू? उसने सारी अति कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह, ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी ही परेशानी थी तो बता दिया होता। अब आती है दूसरे मित्र की बारी। उसने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफ़ी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था। मेरी तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहनकर जाना। मैं गांव के बाजार से जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर और कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा कि वहाँ पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो वहीं खेत पर एक घर बना हुआ दिखाई दिया और पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े बदलकर खोलकर बदल लूं और आज की रात यहीं बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वहीं झोपड़ी में अपने कपड़े उतार कर टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास ही खेत में एक घर बना हुआ है। क्यों ना यहीं से 2 रोटी मांगकर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहां पर पहुंच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी और वह घर तो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त वहां पर बिजली ही नहीं थी। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा और मैंने आवाज लगाई, लेकिन उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि वह घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनवाया था। अब उसके ससुर और साले तो सो रहे थे, लेकिन उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा यह 2 रोटी और सब्जी दे आ। यहाँ बिजली तो है नहीं, तू यह मोमबत्ती ले जा। मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लगा, लेकिन वो मुझे ना देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी, मैं चौंक गया कि यह तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है और मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो मैं गाय भैंस के गोबर के ढेर पर जा गिरा और फिर मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई। उसने अपने सब घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आए, मुझे उठाया, नहलाया धुलाया, साफ किया और पूछा, जवाई जी आप यहाँ कैसे और इस हालात में कैसे आ गए। मैंने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना है, हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का भी किस्सा खत्म हुआ। अब आई बारी तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर पर छोड़कर, क्योंकि हम घर में बस 2 ही आदमी थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए घर पर छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हारी माँ के हालचाल पूछकर आता हूँ।
मैं अपने ससुराल पहुंच गया। सास के हाल चाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए हुए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमसे बातें कर ली। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई देते हुए कहा, माता जी आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लाइए खाना मैं दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कि कौन सा खेत है। सास ने फलाना फलाना करके मुझे खेत का पता बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ नहीं देखा था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई यह क्या है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के राजा को अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता तो उस आदमी को वो इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा ये चीज़ तो पहली बार देखी है, क्यों ना इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और काठ में अपना सिर दे बैठा। वहाँ पर एक पत्थर था जिससे मैंने उसे ठोक लिया तो वो थोड़ा सख्त हो गया। इतनी ही देर में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई। मैंने वो पत्थर कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काठ से हिल नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा और इंतजार करते करते शाम हो गई। वे दोनों गुस्से से आग बबूला होते हुए तिल मिलाते हुए घर पर आए और अपनी अपनी पत्नियों पर बरस पड़े। सास चौकन्नी हो गई कि ऐसा क्या हुआ? दिन में ही तो जवाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ आपके लिए खेत पर भिजवाया था, क्या वो खेत पर नहीं पहुँचे? ससुर ने कहा, जवाई जी खाना लेकर आए थे, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं पहुँचा। अगर वह वहाँ नहीं पहुँचे तो और यहाँ भी नहीं है तो वो कहाँ गए? अब सब लड़ाई वगैरह भूलकर साले और ससुर सब जवाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी आदमी मिलता उनसे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका जवाई तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका पड़ा हुआ है। अब वो जो ससुर था वो सोचने लगा कि मेरे जवाई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि राजा ने उसे काठ में दे दिया। चलो राजा के पास ही चलते हैं। वो और उसके साले राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा कि महाराज, मेरी जवाई ने ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसा क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में दे दिया। राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ में देने या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया है। अब राजा, उसके सिपाही और ससुर और साले सब मिलकर वहां चौराहे पर पहुंचे और काठ में जवाई को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला। उसने जो दिन भर में उसके साथ आप बीती हुई थी सारी बता दी। सब के सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े कि वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात भी नहीं करनी थी। खुद के ही खुद काठ में गिर गए, उसको वहां से निकाला और घर ले गए। यह तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर पर बस मैं और मेरी पत्नी बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर ही रह गया था। जब शादी का ऐन वक्त आया तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा और मैं आनन फानन में कपड़े डालकर पहुंच गया ससुराल तो पहुंच गया। अब दूसरे दिन शादी थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था। घराती सब जमकर खा पी रहे थे, नाच गा रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आव भगत भी करवाई। उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तंबाकू तो अपने घर ही भूल आया हूँ और मैं ठहरा तंबाकू का आदी। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब मैं क्या करूँ? बिना तंबाकू खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। अब मैं वहाँ पूछूं भी तो किससे?
शादी वाले घर में इतने सारे लोग थे और ऐसा माहौल था। मेरे ससुराल में कोई तंबाकू भी नहीं पीता था। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी ना सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उससे कहा कि तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया गया है। आप वहां जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाड़े में पहुंच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे कहीं भी तंबाकू नजर न आई। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं तंबाकू नजर नहीं आई, तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ और पैर दोनों में मेहंदी लगी हुई है, मैं चल भी नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूँगा, तुम बस मुझे उंगली से इशारा कर देना और मैं ले आऊँगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधों पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ बिजली तो आ नहीं रही थी। जब मेरी पत्नी मेरे कंधों पर बैठी थी तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसें सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। सब अपने खूंटे से अपनी साकली तुड़ा तुड़ा कर भाग गईं। जब वह भाग रही थी तो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था। वहाँ से सारे घर वाले भाग कर आए और बाड़ी में देखने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंसें अपने खूंटे तुड़ाकर भाग गई। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिला। मेरे सालों और ससुर ने ऐसा देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जवाई जी, यह क्या हो रहा है? आप बिटिया को ऐसे कंधों पर उठाए क्यों हैं? मैंने अपनी सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हमसे कह दिया होता, हम ही से तंबाकू मांग लेते। मेरा किस्सा भी यूँ समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है, तो जो तुम काठ में अपने सिर दे पड़े थे वो सबसे ज़्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें उसे कोई लालच था और ना कोई काम था, तुम बिना मतलब के ही काठ में जा पड़े, इसलिए सबसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको रोज़ नई नई कहानियाँ सुना सकूँ। धन्यवाद।